बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा जी, आज थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम जिन मुश्किलात के अंदर घिरे हुए हैं। अब एक लंबा अरसा गुजर गया है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म बने हुए 3.5 साल का अरसा गुजर गया है और जो खुद एतराफ़ जुर्म होता है ना, उन्होंने एक खुद एतराफ़ जुर्म कर दिया। 3.5 साल वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने 8 कमेटियां तश्कील दी हैं जिसके अंदर निजी शोबे के भी लोग मौजूद हैं। उन 8 कमेटीज़ का काम यह है कि वो बताएंगे कि मईशत किस तरीके से चलानी है। और मियाँ साहब 3.5 साल से कुर्सी पे बैठे हुए हो और 3.5 साल के बाद अब कमेटियां बनाने की अगर जरूरत पड़ गई है तो इसलिए पंजाबी में ऐसे मौके के लिए कहते हैं होनहार ही मान रही है। पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू जो है जी, वो पाकिस्तान की तारीख के कोई भी जो 3 साल हैं उसमें सबसे कम है। और उसके साथ ये नारे लगाते हैं कि जी हमने बड़ी ज़बरदस्त मईशत कर दी और हमने बचा लिया और हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। वो तो खैर बाकी में सच है, सियासत तो उनकी ख़त्म हो गई है। और रियासत को बचाने के लिए चंगी रियासत बचाई है कि तारीख में पाकिस्तान की इससे ख़राब बदतरीन माशी परफॉर्मेंस नहीं गुजरी। मुझे ये बताएं कि अगर अमेरिका के सदर के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो वो फील्ड मार्शल को करने पड़ते हैं। मईशत में कोई काम शाम करना है, बाहर से सरमायाकारी लानी होती है तो उसके लिए SIFC होती है। अगर दहशतगर्दी से मुकाबला करना है तो उसके लिए फौज इस्तेमाल हो रही है। और जाहिर है अगर बॉर्डर के ऊपर हमला होता है तो वही करते हैं, फौज नहीं करना होता है। तो ये जो इस वक्त मियाँ साहब की फॉर्म 47 की हुकूमत बैठी हुई है, इसका मकसद मुंतहा क्या है? अगर कोई काम भी इन्होंने नहीं करना तो इनका क्या, कोई गटर साफ करना और नालियाँ साफ कराना इनका काम है? तो मियाँ साहब आपने ये कमेटियां बना के खुद इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि आप मईशत ठीक करने में नाकाम हो गए। तो मेहरबानी करें इस फॉर्म 47 की सहूलत से मिली हुई कुर्सी को छोड़ें और एक ताज़ा इंतखाबात करवाएं और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुल्क चलाने दें। तो इसको आप क्या समझते हैं? और दूसरी बात है, क्या आप अच्छा, पहले मैं दूसरे वाले सवाल का जवाब पहले दे दूं। ये पूछ रहे थे कि क्या मैं PTI में सोशल मीडिया पे, तो ये एक खौफजदा ग्रुप है, ठीक है ना, तहरीक इंसाफ का। तो वो भी हमारे अपने ही साथी हैं पुराने। तो उस खौफजदा ग्रुप को मैं कहूँगा कि भाईजान आप एक काम करें ना, ये मेरा नुस्खा आजमाएं। 1 गिलास ठंडा पानी पिएं, 2-3 ठंडे ठंडे सांस लें और फिर आंखें बंद करके दिमाग में बार बार बोलें असद उमर नहीं आ रहा, असद उमर नहीं आ रहा, असद उमर नहीं आ रहा। इंशाल्लाह आपको तशफ़ी होगी। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपने पूछा था वो क्या था जी? वज़ीर आला KP के देखें जी, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के साथ हमारी सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी जिस तरीके से बढ़ गई है, जिस तरीके से हमारे फौजी, हमारे सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं इस दहशतगर्दी की वजह से, तो एक बहुत ही हसास सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की। वहाँ पर एक खुशाइंद बात हुई। पहले ये कहा जा रहा था कि जी सुहेल अफरीदी को जो है वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद मैंडेट का एहतराम किया गया। ये अच्छी चीज़ है, खुशाइन चीज़ है। उसके बाद ये भी अच्छी बात हुई कि खबर आई कि कोर कमांडर साहब जो हैं वो खुद गए सुहेल अफरीदी से मिलने के लिए, उनको मुबारकबाद भी दी। ये अच्छी बातें हैं। वहाँ पर वफाक की, रियासत की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ एक अच्छा ताल्लुक हो, ये पाकिस्तान के हक में है। इसलिए एक छोटी सी बात है, वज़ीर आला जिसके नाम से इलेक्ट हुआ है, जिसने उसको नामजद किया, जिसके वोट के ऊपर वो वज़ीर आला मुंतखब हुआ है, उससे मुलाकात के लिए वो कह रहा है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती है कि उसको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उसको मुलाकात करने दी जाए ताकि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कौमी मामलात हैं उसके अंदर एक साथ अच्छे तरीके से काम कर। अब देखा गया कि NCC के जो बड़े अफसरान हैं वो एक बड़ी करप्शन में मुलव्वस पाए गए। इस पर आप सर, करप्शन तो चारों तरफ ही फैली हुई है ना, वो तो कोई लूट मार का कोई हल ही नहीं है। सारे करप्शन के मुकदमात जो हैं वो बनते हैं और जो जिनके ऊपर सारा जिक्र होता है वो सियासतदानों के बारे में होते हैं, इसमें कोई शक नहीं।
کہ الحمدللہ بے تحاشا سیاستدان بھی ایسے ہیں جنہوں نے خوب ہاتھ مارے میں بے تحاشا کرپشن کی ہوئی ہے، بڑے بڑے عہدوں بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے میں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑی بڑی سیاسی کرسیوں پہ بیٹھے میں، لیکن جو باقی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ ہیں ان کے کرپشن کے کیسز جو ہیں اس کی نہ کوئی بات ہوتی ہے، اور وہ لوٹ کے لے گئے پاکستان کو. تو 20 سال 25 سال محنت کے باوجود پاکستان کرپشن کے خلاف اس جنگ کے اندر مکمل طور پر ناکام. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ ترکی میں جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، خواجہ آصف نے سب جو ہے وہ وارننگ دی ہے، کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے اب چلنا چاہیے پاکستان؟ یار یہ بتاؤ، یہ کوئی اگر لاہور میں جو فلمیں بنتی ہیں یا کوئی کم سے کم ڈرامے بنتے ہیں اس میں کوئی آپ کا کوئی تعلق والا ہے نا، خدا کا واسطہ یہ کوئی سلطان رائی والا رول دلا دو خواجہ آصف کو، یہ پڑکے چھڑکے ادھر جا کے مار گیا کرے. دیکھیں قومی معاملات کے اندر سنجیدگی سے آپ کو چیزوں کو لینا ہوتا ہے، اور جس قسم کے وہ بیان دیتے ہیں وہ کوئی حالات کو بہتر کرنے کی طرف نہیں چیزوں کو لے کر جاتے. خوشائن بات یہ ہے کہ ترکی کا بھی بیان آ گیا ہے، پاکستان اور افغانستان کے اندر اتفاق ہو گیا ہے کہ 6 نومبر تک سیز فائر آگے جاری رہے گا. ان دونوں ملکوں کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، افغانستان کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے آپس میں تعلقات اچھے ہوں. اگر افغانستان یہ غلطی کرے گا کہ بھارت کے کہنے کے اوپر یا ان کے سہولت کار بننے کا کام کرے گا تو یہ افغانستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ بھی ہوگا اور ان کے لیے شدید نقصان کا باعث بھی ہوگا. لیکن ساتھ کے ساتھ پاکستان کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری مشرقی سرحد کے اوپر ایک خونخوار زخمی دشمن بیٹھا ہوا ہے. جس طریقے سے آپ نے نریندر مودی کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل کروایا ہے، ایک تو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چھوڑتا، ہر 4-5 دن کے بعد اس کو چابی دیتا ہے. تو کم سے کم مغربی سرحد کے اوپر دونوں مسلمان ملک